Hello everyone, welcome to Clinical Knowledge in Medicine. In this video, we are going to learn about antepartum hemorrhage. Antepartum hemorrhage क्या होता है, about its introduction, इसके क्या causes हैं and management क्या रहेगा, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. सो वीडियो को पूरा देखेगा. होप सो आपके क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मिल जाएंगे. लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. Antepartum hemorrhage is any bleeding which occurs in the genital tract or from the genital tract beyond 28 weeks of pregnancy and up till delivery. कोई भी ब्लीडिंग जो 28 हफ्ते के बाद से स्टार्ट होती है और डिलीवरी के समय तक हो सकती है. 28 हफ्ते के बाद की अगर ब्लीडिंग है और जेनिटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो रही है, एंटीपार्टम partum term is used for the delivery. 3 टर्म्स होते हैं, एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम एंड पोस्टपार्टम. बिफोर डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी. सो कोई भी ब्लीडिंग जो 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद और डिलीवरी तक होती है उसको हम बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज. हेमरेज मीन्स ब्लीडिंग. इसके क्या कोज होंगे? प्लेसेंटल कोजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, फीटल कोज हो सकता है या फिर कोई लोकल कोज हो सकता है. प्लेसेंटल कोज मतलब प्लेसेंटा की वजह से, प्लेसेंटा में कुछ इश्यूज हैं इस वजह से ब्लीडिंग हुई. वो क्या हो सकता है? प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्शियो प्लेसेंटा, सर्कमवैलेट प्लेसेंटा. प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? ये एक डिसऑर्डर है प्लेसेंटा का, जिसमें जो प्लेसेंटा है वो लोअर यूट्रस में इम्प्लांट होता है. एब्रप्शियो प्लेसेंटा इज ऑल्सो द डिसऑर्डर ऑफ प्लेसेंटा. इस कंडीशन में क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है, पहले बेबी की डिलीवरी होती है, उसके बाद प्लेसेंटा सेपरेट होता है और प्लेसेंटा डिलीवर होता है. बट एब्रप्शियो प्लेसेंटा में क्या होता है? पहले प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है बेबी की डिलीवरी होने से पहले. बेबी की डिलीवरी होने से पहले सेपरेट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जो बेबी को ब्लड सप्लाई थी वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी और बेबी डिस्ट्रेस में जाएगा एंड डेथ भी हो सकती है. एक कंडीशन होती है सर्कमवैलेट प्लेसेंटा. इस वजह से एंटीपार्टम हेमरेज देखने को मिल सकती है, मतलब बिफोर डिलीवरी ब्लीडिंग हो सकती है. एक कंडीशन है फीटल कोज. फीटल कोज क्या होता है? वासा प्रीविया. वासा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो प्लेसेंटा है वो और जो बेबी है वो किससे कनेक्ट होते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड. अम्बिलिकल कॉर्ड. इस कंडीशन में क्या होता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो डायरेक्ट प्लेसेंटा से अटैच ना होने की बजाय पहले मेम्ब्रेन्स से अटैच होती है. मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी होती हैं? एमनियोन एंड कोरियोन. एमनियोन एंड कोरियोन. तो इन मेम्ब्रेन्स पे अटैच होने के साथ उसके बाद जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो प्लेसेंटा से अटैच होती है. अब जब बेबी की डिलीवरी होती है तो क्या होता है? पहले मेम्ब्रेन्स रप्चर करती हैं रहेंगी तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड मेम्ब्रेन से अटैच थी उससे ब्लीडिंग होगी और फिर उस कंडीशन को हम वासा प्रीविया बोलते हैं. क्या होगा वासा प्रीविया में? नॉर्मली जो प्लेसेंटा है वो बेबी से कैसे अटैच होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू. जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो नॉर्मली ऐसे अटैच होती है, बट वासा प्रीविया वाली कंडीशन में क्या होगा कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो पहले मेम्ब्रेन से अटैच होगी, उसके बाद वो प्लेसेंटा से अटैच होगी. मेम्ब्रेन्स पहले रप्चर करते हैं बेबी की डिलीवरी के समय, तो जो ब्लड है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से आएगा, उस कंडीशन को हम वासा प्रीविया बोलते हैं. और वो जो ब्लड होगा वो फीटल ब्लड होगा. अब मैटरनल ब्लड है या फीटल ब्लड है ये हमें देखने से पता नहीं चलता ना, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो हम अनदर वीडियो में देखेंगे एंड उन टेस्ट के बेसिस पे हमें पता चलता है कि फीटल ब्लड लॉस हो रहा है और फीटल की डेथ हो सकती है. इस कंडीशन में मदर सेफ रहती है. थर्ड वन इज लोकल कोज. लोकल कोज में क्या? सर्विक्स का कोई पोलिप हो सकता है या कोई ट्रोमा हो सकता है. मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज इज अब्रप्शियो प्लेसेंटा. अब्रप्शियो प्लेसेंटा कौन सी कंडीशन थी कि जो प्लेसेंटा है वो पहले सेपरेट आउट हो गया है और बेबी की डिलीवरी नहीं हुई है. सो मेन 3 कोजेस हैं, प्लेसेंटल कोजेस, फीटल कोजेस एंड लोकल कोजेस. एंड मोस्ट कॉमन कोज क्या है? अब्रप्शियो प्लेसेंटा. अब बात करते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्शियो प्लेसेंटा
जो मेन कॉजेज हैं ये दो देखने को मिलते हैं हमें। ये क्या है, एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्लेसेंटा। एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्लेसेंटा कौन कौन सी होती हैं, इन दो के अलावा और भी होती हैं, उसका एक फर्दर अलग वीडियो बनाया गया है एंड वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू देख सकते हैं। सो गो फॉर दैट इफ यू वांट टू लर्न अबाउट द एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज लोकेटेड इन द लोअर सेगमेंट। नॉर्मल लोकेशन क्या होती है, अपर सेगमेंट। नॉर्मल लोकेशन इज अपर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस, बट प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होगा, लोअर सेगमेंट में जो प्लेसेंटा है वो होगा। अब रप्शियो प्लेसेंटा क्या है, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा बिफोर डिलीवरी। डिलीवरी से पहले सेपरेट हो गया है। एक में जो प्लेसेंटा है वो लोकेट गलत जगह पे है और दूसरे में वो सेपरेट पहले हो रहा है। अब इंसिडेंस की अगर बात करें तो 300 में से एक प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है प्लेसेंटा प्रीविया, 200 में से एक प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है एब्रप्शियो प्लेसेंटा। इसीलिए मोस्ट कॉमन कोज क्या है, एब्रप्शियो प्लेसेंटा। एब्रप्शियो प्लेसेंटा इज द मोस्ट कॉमन कोज। फिर कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो दोनों में देखने को मिलते हैं। अगर इंक्रीज्ड मैटरनल एज है तो इट कैन लीड टू प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रप्शियो प्लेसेंटा। इंक्रीज्ड पैरिटी, पैरिटी मीन्स किसी फीमेल के ज़्यादा बच्चे हैं, स्मोकिंग अगर कोई फीमेल करती है, या फिर ट्विन प्रेगनेंसी अगर है। ट्विन प्रेगनेंसी में भी हमें एब्रप्शियो प्लेसेंटा भी देखने को मिल सकता है, प्लेसेंटा प्रीविया भी देखने को मिल सकता है। ये रिस्क फैक्टर्स। प्रीवियस हिस्ट्री है प्लेसेंटा प्रीविया की, बिग साइज प्लेसेंटा है, ट्विंस या डायबिटीज़ के केस में हमें देखने को मिलता है प्लेसेंटा बिग साइज का। सेकंजुरेट प्लेसेंटा है। सेकंजुरेट प्लेसेंटा क्या होता है, इस प्लेसेंटा के जो एबनॉर्मेलिटी है इसमें प्लेसेंटा दो लोब्स में डिवाइड हो जाता है। दो लोब्स में डिवाइड हो जाएगा और एक लोब छोटी होगी एक बड़ी होगी एंड इट कैन बी लीड टू एंटीपार्टम हैमरेज। प्लेसेंटा बाइलोबाटा मीन्स दो इक्वल लोब्स में डिवाइड हो जाएगा। प्लेसेंटा के जो डिसऑर्डर्स हैं, जो एबनॉर्मेलिटीज हैं, उसमें विद पिक्चर्स ये सब एक्सप्लेन किया गया है एंड यू कैन रेफर टू दैट वीडियो। डिफेक्टिव एंडोमेट्रियम अगर है, डिफेक्टिव एंडोमेट्रियम होने की वजह से मीन्स जो अपर सेगमेंट था वहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है वो डिफेक्टिव है, उसकी वजह से जो प्लेसेंटा वो लोअर सेगमेंट में आ सकता है। सी सेक्शन अगर हुआ है ये एक रीज़न हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया का। उसके बाद हम बात करते हैं कि एब्रप्शियो के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। प्रीवियस हिस्ट्री अगर है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी अगर मदर को है, थ्रोम्बोफिलिया, पीआईएच इज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ट्रोमा अगर हुआ है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स अगर हुई है, पोलीहाइड्रोमनियोज। पोलीहाइड्रोमनियोज मीन्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, या फिर मदर को फाइब्रोइड्स हैं। फाइब्रोइड्स क्या होते हैं, यूट्रस में मास होता है एंड विच एक्वायर द स्पेस एंड उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं पेशेंट किस कंप्लेन के साथ आएगा। अगर प्लेसेंटा प्रीविया का केस अगर होगा तो जो ब्लीडिंग होगी वो थर्ड ट्राइमेस्टर में होगी। 28 वीक्स के बाद थर्ड ट्राइमेस्टर आ जाता है और एंटीपार्टम हेमरेज हम बोल किसे रहे हैं कि बियॉन्ड द 28 वीक्स एंड अप टिल डिलीवरी। एब्रप्शियो प्लेसेंटा में भी जो ब्लीडिंग है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में होगी। तो डिफरेंस कहाँ देखने को मिलेगा, जो कलर है। प्लेसेंटा प्रीविया का अगर केस होगा तो ब्राइट रेड कलर होगा, एब्रप्शियो प्लेसेंटा का अगर केस होगा तो डार्क रेड कलर होगा। पेनलेस ब्लीडिंग हमें देखने को मिलेगी प्लेसेंटा प्रीविया में और पेन होगा एब्डोमेन में। एब्रप्शियो प्लेसेंटा में पेन होगा, कोई भी रीजन नहीं होगा। कोसलेस ब्लीडिंग होगी प्लेसेंटा प्रीविया में, रिकरेंट होगी एंड एक वार्निंग हेमरेज मिलेगा, मतलब जो ब्लीडिंग है वो होगी फिर स्टॉप हो जाएगी उसके बाद फिर से होगी। जबकि एब्रप्शियो प्लेसेंटा में रिकरेंट ब्लीडिंग नहीं होती है, कोई भी वार्निंग हेमरेज नहीं होगा। एक बार ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करवाना ही पड़ेगा। हिस्ट्री हो सकती है ट्रोमा की या फिर पीआईएच। पीआईएच इज प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। जनरल एग्जामिनेशन अगर हम करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसमें जो पेशेंट की ब्लीडिंग है वो लेस हो सकती है और पेशेंट स्टेबल होगा। अगर स्टेबल होगा तो जो वाइटल्स हैं वो स्टेबल मिलेंगे, वाइटल्स स्टेबल। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हुई तो वाइटल्स अनस्टेबल मिलेंगे। अब एब्रप्शियो प्लेसेंटा में क्या होगा कि जो ब्लड लॉस है और जो पेशेंट की कंडीशन है वो एक दूसरे के साथ कोरिस्पोंड नहीं करती है। जो प्लेसेंटा
सेपरेट हो गया है बिफोर द डिलीवरी ऑफ बेबी, वो रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और पेशेंट को पेन होता है। जबकि प्लेसेंटा प्रीविया में क्या था, पेनलेस ब्लीडिंग, कॉजलेस ब्लीडिंग, रिकरेंट ब्लीडिंग एंड वार्निंग हेमरेज हमें मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हम करेंगे तो प्लेसेंटा प्रीविया में यूट्रस सॉफ्ट होगा, नॉन टेंडर होगा, रिलैक्स्ड होगा। जो फीटस की हर्ट साउंड है वो हमें सुनेंगी, फीटल के जो पार्ट्स हैं वो पाल्पेबल रहेंगे और रेगुलर जो हर्ट साउंड है वो प्रेजेंट होगी। जबकि एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में यूट्रस हार्ड होगा, टेंडर होगा, ना हमें हर्ट साउंड सुनेंगी, फीटल पार्ट्स भी पाल्पेबल नहीं होंगे और फीटस डिस्ट्रेस में हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। अगर परवेजाइनल एग्जामिनेशन की बात करें तो दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्लेसेंटा प्रीविया। क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? परवेजाइनल एग्जामिनेशन हम करते हैं और अगर प्लेसेंटा प्रीविया का केस हुआ, प्लेसेंटा लोअर यूट्रस में इम्प्लांटेड होता है इस केस में, तो ब्लीडिंग और ज़्यादा हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस हमें क्या देखने को मिलेंगी? पीपीएच इज द कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन द बोथ, फीटल डेथ हो सकती है, माल प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलती है प्लेसेंटा प्रीविया में। क्यों माल प्रेजेंटेशन हमें क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि जो लोअर यूट्रस है उसमें प्लेसेंटा इम्प्लांटेड है एंड स्पेस नहीं है, उसकी वजह से हमें माल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी। डीआईसी देखने को मिल सकता है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में। क्यों? क्योंकि थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, जो कोगुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं एंड पेशेंट कैन फॉल इनटू डीआईसी विच इज फेटल कंडीशन। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी। इनिशियली हम ट्रांस एब्डोमिनल करेंगे एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहेगी ट्रांसवेजाइनल। एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में हम क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि केस एब्रेप्शियो प्लेसेंटा का है। अब एक केस की बात करते हैं। पेशेंट ऑफ एपीएच कम्स टू इमरजेंसी, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? फर्स्टली हमें वाइटल्स चेक करने हैं, वाइटल्स चेक करेंगे, पल्स बीपी, एफएचएस चेक करेंगे, फीटल हर्ट साउंड्स चेक करेंगे, रिससिटेट करेंगे पेशेंट को, ब्लड लॉस के बारे में पूछेंगे, आस्क अबाउट ब्लड लॉस। पेशेंट एपीएच का है, वाइटल स्टेबल है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? इसके बाद हमें क्या करना है? द नेक्स्ट स्टेप इज यूएसजी, सो दैट हमें पता चल सके प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा प्रीविया है या एब्रेप्शियो प्लेसेंटा है। उसके बाद ऑन द कंडीशन हम मैनेज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, कभी भी पेशेंट अगर एपीएच के साथ आता है तो हमेशा उसको प्लेसेंटा प्रीविया के केस में लेना है अनलेस प्रूव्ड। अगर हमें पता चलता है कभी भी पीवी एग्जामिनेशन नहीं करना है क्योंकि ब्लीडिंग इंक्रीज हो सकती है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है बिकॉज प्लेसेंटा प्रीविया में जो ब्लीडिंग है वो रीअकर होती है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया। कभी भी कोई पेशेंट एपीएच के साथ आएगा तो इमीडिएट केयर होगी और इमीडिएट केयर में हम क्या करेंगे? वाइटल्स चेक करेंगे, एफएचएस देखेंगे, पेशेंट को ब्लड लॉस के बारे में पूछेंगे एंड रिससिटेट करेंगे। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में हमारे पास है एक्टिव मैनेजमेंट एंड एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट में क्या रहेगा? एक्टिव मैनेजमेंट हम कब करेंगे? जब मदर की लाइफ को रिस्क है, मदर लाइफ इज एट रिस्क। इसमें हमें और क्या देखना है? पेशेंट के मतलब वाइटल्स अनस्टेबल हैं, रिस्क कब हो सकता है? वाइटल्स अनस्टेबल अगर हैं, एक्टिव ब्लीडिंग अगर हो रही है, एक्टिव ब्लीडिंग, जो गेस्टेशनल एज है, गेस्टेशनल एज इज मोर देन 37 वीक्स, मतलब बेबी डिलीवरी होने के लिए रेडी है, बेबी कोई इश्यू नहीं होगा अगर वो मोर देन 37 वीक्स है। फीटल डिस्ट्रेस अगर देखने को मिल रहा है तो हम जाएंगे एक्टिव मैनेजमेंट के लिए, मतलब हम डिलीवरी करवा देंगे। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट।
एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, अगर मदर स्टेबल है, नो एक्टिव ब्लीडिंग, जो गेस्टेशनल एज है वो लेस देन 37 वीक है। लेस देन 37 वीक पे क्या होता है कि लंग्स मैच्योर नहीं होते, बेबी के लंग्स इमेच्योर होते हैं। और हम देखेंगे एफएचएस नॉर्मल अगर है, मतलब बेबी भी ठीक है, मदर भी ठीक है, कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, और तो हम एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं, सो दैट जो बेबी है वो मैच्योर हो जाए, 37 वीक से ज़्यादा टाइम पीरियड हो जाए। इस केस में फिर हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, फिर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर लेंगे, बेड रेस्ट, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे फॉर लंग मैच्योरिटी, एंड अगर RH नेगेटिव पेशेंट है तो NTD देंगे। ब्लड अरेंज करके रखेंगे, बिकॉज दोबारा ब्लीडिंग हुई तो नीड हो सकती है, ब्लड अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट। वाइटल्स हमें फ्रिक्वेंटली चेक करना है, वाइटल्स मॉनिटर करेंगे, FHS मॉनिटर करेंगे, एंड आफ्टर 37 वीक हम डिलीवरी करवा देंगे। आफ्टर 37 वीक्स डिलीवरी। If bleeding reoccur before 37 weeks, FHS डिस्ट्रेस अगर हुआ, देन वेट नहीं करना है, नो वेट, एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी करवा देनी है। दिस इज द मैनेजमेंट। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। एब्रेप्शियो प्लेसेंटा का क्या मैनेजमेंट रहेगा, इमीडिएट डिलीवरी, बिकॉज इस can lead to DIC, disseminated coagulopathy, and it can be fatal for the patient, fatal for the patient। वेट नहीं करना है, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट नहीं करनी है, नो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, एंड नेवर गिव टोकोलाइटिक्स, नेवर गिव टोकोलाइटिक्स। टोकोलाइटिक्स क्या होते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस डिक्रीज करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं, दिस आर टोकोलाइटिक्स। नेवर गिव टोकोलाइटिक्स क्यों, क्योंकि एब्रेप्शियो प्लेसेंटा वो कंडीशन है जब जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट आउट हो चुका है बिफोर डिलीवरी, मीन्स बेबी की ब्लड सप्लाई हिंडर हो रही है। अगर ब्लड सप्लाई हिंडर होगी तो बेबी के लिए डिस्ट्रेस होगा एंड बेबी की डेथ हो सकती है। सो एब्रेप्शियो प्लेसेंटा के केस में हमें वेट नहीं करना है, हमें इमीडिएट डिलीवरी करवानी है, कभी भी एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट नहीं करेंगे एंड टोकोलाइटिक्स नहीं देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटीपार्टम हेमरेज। इसकी कॉज क्या है, मेन कॉज क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रेप्शियो प्लेसेंटा, इन दोनों का मैनेजमेंट कैसे रहता है एंड क्या हमें करना चाहिए। सो होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फॉर मोर वीडियोस कीप वॉचिंग क्लिनिकल नॉलेज एंड मेडिसिन, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।